बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेक्चर नंबर 14। पिछले लेक्चर के अंदर हमने पढ़ा था कि नॉन डिटर्मिनिज्म क्या होता है और नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा क्या होता है। तो आज के लेक्चर के अंदर हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और एनएफएस के ऊपर कुछ और क्वेश्चन और उसकी एप्लीकेशन वगैरह को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये कि नॉन डिटर्मिनिज्म क्यों हमें हेल्प कर सकता है, हमें अपने जो है यानी अगर हम इसकी प्रैक्टिकल अप्रोच को देखें, ठीक है। तो इसके लिए एक एग्जांपल है जो आपकी बुक में भी दी हुई है और बहुत अच्छी एग्जांपल है नॉन डिटर्मिनिज्म के फिनोमिनन को और उसकी एप्लीकेशन को समझने के लिए, ठीक है। प्रॉब्लम आपके पास क्या है कि आपके पास एक मेज़ है, यानी भूल भुलैया जिसको हम उर्दू में कहते हैं, ठीक है। और ये आपको दिया हुआ है, यहाँ से आप स्टार्ट कर सकते हैं और ये आपका होम है जहाँ पे आपने पहुँचना है। अब आपको पता नहीं है कि आप किस तरफ जा सकते हैं और आपके पास ऑप्शन दोनों तरफ खुले हैं। तो एक पॉसिबिलिटी तो अब ये है कि आप नीचे आएँ, फिर नीचे आएँ, फिर नीचे और देखें कि यहाँ पे आपको जाने का रास्ता नहीं है, क्योंकि दाएं बाएं कोई रास्ता नहीं है और इस तरफ पे वॉल है। ये जो डार्क वो हैं स्क्वायर्स हैं, ये समझिए कि वॉल्स हैं। फिर आप वापस जाते हैं और दूसरे पाथ को फॉलो करते हैं, हत्ता कि आप एक और डेड एंड पे पहुँच जाते हैं और आप वहाँ से बैक ट्रैक करके वापस आते हैं और एक और रास्ते पे जाते हैं और आपको अल्टीमेटली आपका सोल्यूशन मिल जाता है। लेकिन आपको किसी भी स्टेट के ऊपर ये डिटरमिन्ड नहीं है किसी भी ब्लॉक के अंदर कि आपका अगला ब्लॉक क्या होगा, और यही नॉन डिटर्मिनिज्म है, ठीक है। तो गेम्स में इसकी एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इस तरह के प्रॉब्लम्स को ऑटोमेटा में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे और फिर इनको सॉल्व कैसे करेंगे, इस तरह के प्रॉब्लम्स के बारे में आंसर कैसे देंगे, ठीक है। तो ताकि इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्विंग इजी हो जाए। मिसाल के तौर पे अगर आपसे पूछते हैं कि बजाय, ये तो एक बड़ी सिंपल सी पज़ल है, सिर्फ समझाने के लिए एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है। एक कम्प्लेक्स पज़ल है और कहा गया है कि बताएं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ़ सॉल्यूशंस कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ़ पॉसिबल मूव्स कितनी है, ठीक है। तो उसको किस तरह से आंसर किया जाएगा। तो चीज़ काफ़ी आसान हो जाती है अगर हम उसको ऑटोमेटा के अंदर कन्वर्ट कर लें। तो सबसे पहले तो आप हर ब्लॉक को एक स्टेट कंसिडर करें और हम उनको कोई ना कोई नाम दे दें, ठीक है। इनिशियल फाइनल स्टेट को हमने कोई नाम नहीं दिया, वही माइनस और प्लस रखा, बाकी सबको जो है हमने एक नाम दे दिया। और अगला स्टेप ये है कि हर स्टेट को आप कन्वर्ट कर दीजिए हर ब्लॉक को एक स्टेट के अंदर, ठीक है। यानी ये ऐसा ही है कि ये एक स्टेट है, स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3, इसी तरह ये सारी की सारी स्टेट्स हैं। और किसी एक स्टेट से अगली स्टेट तक जाना आपके पास सारी बात है किसी न किसी सिंबल के ज़रिए होता है। वो सिंबल कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे आप सपोज कर लें वो सिंबल ए है, ए से मुराद एक पॉसिबल वे जाने का, ठीक है। यहाँ ABC कंसर्न नहीं है, मुराद ये है कि और जो हमारी नीड है कि एक स्टेट से आप अगली स्टेट पे मूव कर सकें, दैट्स ऑल, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आप देखें तो आप इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब अगर आपसे इसको देख के क्वेश्चन पूछा जाता है, थोड़ी सी कम्प्लेक्स पजल होती कि डज दिस मेज हैज सॉल्यूशन इन 6 स्टेप्स, तो ये तो यहाँ तो आंसर बहुत इजी है, लेकिन अगर थोड़ी सी कम्प्लेक्स पजल होती तो जाहिर बात है इसका आंसर करना मुश्किल होता। हाँ, ये हो सकता था कि आप पहले सॉल्यूशन को ढूंढते और फिर उस तरह करते, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ों में थोड़ी इंसाइट बहुत ज़्यादा चाहिए होती है, अच्छी खासी प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो अगर आप उसको ऑटोमेटा में कन्वर्ट कर लेते हो और आप सिर्फ ये देख लेते हो कि आप 6 स्टेप्स के अंदर यानी कि 6 A's को रीड करके इस NFA तक इस NFA में माइनस से प्लस स्टेट तक पहुंच सकते हो, तो इसका मतलब कि इसका सोल्यूशन विद इन 6 स्टेप्स है। तो एक स्टेप को आप एक A से करते हो डिनोट, ठीक है। तो अगर ये प्रोसेस ऑटोमेटेड हो जाए, आप इसको कहीं पे ऑटोमेट कर लें, ठीक है। इसके पीछे असल में बैक पे यही ऑटोमेटा ही काम कर रहा है, फ्रंट एंड पे आपको ये चीज़ दिख रही है मेज़, ठीक है। तो अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कहा जाए तो एट द एंड आप इस तरह की डिज़ाइनिंग इस पे करते हैं। तो एट द एंड क्या हो रहा होता है बैक एंड पे कि जी क्या 6 A's एक्सेप्ट हो जाएंगे, यानी स्ट्रिंग ए विद 6 A's ये एक्सेप्ट हो जाएगा कि नहीं। अगर ये एक्सेप्ट हो रहा है तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन 6 स्टेप्स के अंदर है, ठीक है। और इसी तरह अगर आपसे ये पूछा जाएगा जी टोटल पॉसिबल सॉल्यूशंस कितने और कौन कौन से हैं, तो ये एक और आपके पास एक क्वेश्चन है। तो इसके लिए सबसे आसान ये होता है कि हम उसको रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट कर लें। तो ट्रांजिशन ग्राफ को रेगुलर एक्सप्रेशन में कन्वर्ट करना हमने सीखा हुआ है
और हर एन एफ ए एक अगर हम ये समझ लें कि ऐसा ट्रांजिशन ग्राफ है जिसके अंदर हम मल्टीपल एजेस विद द सेम लेवल अलाउ कर रहे हैं, तो आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इजीली। एल्गोरिथम तो उस पर भी काम करेगा, ठीक है। जो एल्गोरिथम वहाँ पे कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम रेगुलर एक्सप्रेशन बना रहा था ट्रांजिशन ग्राफ की, वही इधर एन एफ ए की भी रेगुलर एक्सप्रेशन बना देगा, ठीक है। और उससे आपको जो आंसर मिलेगा वो ये होगा कि 6 एज तो कंपलसरी है मिनिमम, और उसके बाद हर 2 एज के बाद आपको सोल्यूशन मिल सकता है। यानी कि 6 स्टेप्स में तो सोल्यूशन मिलेगा ही मिलेगा, इसके अलावा 8 स्टेप्स में भी मिल सकता है, 10 स्टेप्स में भी मिल सकता है, 12 स्टेप्स में भी मिल सकता है, एंड सो ऑन। तो ये सारे के सारे पॉसिबल सोल्यूशंस हैं इसके। तो ये दोनों इस तरह से आपस में रिलेट हो रहे होते हैं। और ऑफ कोर्स यहाँ पे नॉन डिटर्मिनिज्म ही है, क्योंकि किसी भी स्टेट के ऊपर आपके पास देखें मिसाल के तौर पर इस माइनस स्टेट से ए को रीड करके जाने के 2 रास्ते हैं, एक स्टेट नंबर 1 पे और एक स्टेट नंबर 4 पे, ठीक है। ये चीज़ है। अब हम आ जाते हैं अपने कुछ टास्क की तरफ, ताकि हमें एनएफए की मज़ीद अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। आपको एनएफएस में कई तरह के टास्क दिए जा सकते हैं। एक टास्क इस तरह का हो सकता है कि आपको एक बहुत बड़े एनएफए का एक स्मॉल पोर्शन दे दिया गया है, और आपको फिर कहा गया है कि भाई आप इसका एक ऐसा इक्विवेलेंट एनएफए बनाएं जिसमें लूप्स नहीं है। क्यों? हम जो चीज़ इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं उसमें हमें लूप्स नहीं चाहिए। हाँ, सर्किट्स हो सकते हैं लेकिन हमें लूप्स नहीं चाहिए, और एनएफए में एम्प्टी एजेस भी नहीं हो सकते। तो इस तरीके को हम इस तरह के प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो बच्चों, सबसे बुनियादी बात तो ये है कि आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करो, और वीडियो को पॉज करने के बाद आप ये क्वेश्चन खुद से सॉल्व करो। उसके बाद जो हम इसको सॉल्व करेंगे अगली स्लाइड के अंदर, तो अपना आंसर उससे मैच कर लो। आपको पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो, और दूसरी बात यह कि आप को थोड़ी सी इस प्रैक्टिस से फ़ायदा भी हो जाएगा। खाली सोल्यूशन देख लेने से और उसको समझ लेने से फ़ायदा नहीं होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को जहन में रखो। अब हम चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। देखें, आपके पास जो स्टेट्स हैं, स्टेट नंबर 4, स्टेट नंबर 5 और स्टेट नंबर 6, ये 3 स्टेट्स, और स्टेट नंबर 8, स्टेट नंबर 9, स्टेट नंबर 10। ये भी ये सारी की सारी डायग्राम किसी बड़े एनएफए का एक स्मॉल सा पोर्शन है। जैसे कोड के स्निपेट्स होते हैं ना, उसके बारे में क्वेश्चन किए जाते हैं, तो बिल्कुल इसी तरह यहाँ भी हो। जो जहाँ पे लूप नहीं है उन एजेस का तो मसला नहीं है, तो उनको तो हम एज इट इज़ ड्रा कर लेते हैं। हम सिर्फ जहाँ पे लूप आएगा वहाँ का इशू सॉल्व करेंगे। Here we have A, B, C, and here we have B, C, and then D. अब यहाँ पे A का लूप, अब A के लूप को आपने अवॉइड करना है, क्योंकि लूप्स आपके पास अलाउ नहीं है। तो आप करेंगे क्या कि आप इस 7th स्टेट को डुप्लीकेट कर देंगे, एक और 7। आप इसको कोई भी नाम दे दें, फॉर एग्जांपल इसको 7-0 और इसको 7-1 का नाम दे दिया आपने, ठीक है। देखिए, इस 7 पे तो आप आएंगे ही आएंगे। इसके बाद आप बगैर लूप का मतलब क्या होता है, आप ए रीड किए बगैर आगे जा सकते हो, तो वो तो वैसे भी आप जा रहे हो क्योंकि लूप ऑप्शनल होता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि आप एक ए को रीड करके फिर इन सब के पास जाओगे। देखिए, इस ए के ऊपर जो लूप है, इसका मतलब सिंपली होता है A*। इसका मतलब क्या है कि आप बगैर ए रीड किए भी आगे जा सकते हो, एक ए रीड करके भी, 2 ए रीड करके भी, और 3 ए रीड करके भी। इसको मैं अगर इस तरह लिखूँ कि 0 एज रीड करके जा सकते हो, 1 ए, 2 ए, 3 ए, एंड सो ऑन। तो अगर आप यहीं से आगे निकल जाते हैं 7-0 से, यहाँ पे बी रीड करके 8 की तरफ, सी रीड करके 9 या डी रीड करके 10 की तरफ, उसका मतलब आपने कोई भी ए रीड नहीं किया है, तो ओके, वेल एंड गुड, एक चीज़ तो हमारी हो गई। अगली पॉसिबिलिटी हमारे पास क्या है कि आप एक ए रीड करके जा सकें। यहाँ आपने एक ए रीड किया और यही तीनों एजेस यहाँ पे आपने कॉपी कर दिए, बी, सी और डी। ये मैंने कंप्लीटली यहाँ ड्रा नहीं किया, आप खुद ही इसको समझें, ठीक है। तो अब आप विदाउट रीडिंग एन ए आगे जा सकते हैं, और एक ए रीड करके भी आगे जा सकते हैं, ठीक है। हाँ, आपको 2 ए रीड करके भी जाना है आगे, तो आप अगर वापस आते हैं तो आप एक ए के बाद 2 ए रीड करके जा सकते हैं। अब आपकी बाकी सारी पॉसिबिलिटीज़ हो गई।
ठीक है। 3A रीड करने के लिए आप दोबारा ऊपर जाएंगे और फिर आगे चले जाएंगे, 4A रीड करने के लिए फिर नीचे आएंगे। तो इसको 7 नॉट और 7 0 के बजाय 7E यानी 7 even और 7 ऑड, इस तरह ये ज़्यादा मुनासिब है कि अगर एज की तादाद इवन है इंक्लूडिंग ज़ीरो तो वो 7E से ही आगे चला जाएगा या जितनी दफ़ा भी उसे रिपीट करना है, और अगर वो नंबर ऑड है दरमियान में जो एज है तो वो 7O स्टेट जो है वहाँ से आगे जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप लूप को रिजॉल्व कर सकते हो। ठीक है, आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया है। ठीक है, अच्छा अगली टास्क हमारे पास क्या है कि एक एफ ए आपको गिवन है। ये एफ ए क्यों है कि यहाँ पे देखें जो भी दो स्टेट्स हैं उन सब के इनकम आउटगोइंग एजेस दो ही हैं, क्योंकि अल्फ़ाबेट सेट के अंदर यहाँ से डायग्राम से पता चल रहा है कि दो ही हैं, तो ए और बी, और यहाँ भी ए और बी। ठीक है, अब आप देखें इस एफ ए को आपने एन एफ ए में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ को जहन में रखिए कि हर एफ ए बाई डेफिनेशन एक एन एफ ए होता है, तो ये ऑलरेडी कन्वर्टेड है। लेकिन जब इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो असल में वो आपसे डिमांड कर रहे हैं कि आप एक ऐसा एन एफ ए बनाओ जो एफ ए ना हो। ठीक है, तो ये मीनिंग इसके अंदर इम्प्लिसिट होता है, उसको एक्सप्लिसिट बयान करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, हाँ ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जा सकता है कि जी ये एफ ए है कि एन एफ ए है, तो आप बोल दोगे जी एफ ए भी है और एन एफ ए भी है। लेकिन अगर आपसे कहा जाए कि इस एफ ए को एक इक्विवेलेंट एन एफ ए में ट्रांसफॉर्म करें तो उसका मतलब वो ऐसा एन एफ ए चाह रहा है जो एफ ए ना हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। इसके लिए सबसे पहले तो आपको ये करना है कि लैंग्वेज आइडेंटिफाई करें। ठीक है, अगर आप लैंग्वेज को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, उसकी रेगुलर एक्सप्रेशन बना पाएंगे, तो आपका आधे से ज़्यादा काम तो उसी वक्त में हो जाएगा। यहाँ देखिए आप प्लस स्टेट तक पहुँचने के लिए आपको एक बी रीड करना ज़रूरी है, तो 1B इज़ कंपलसरी, उसके बगैर आप प्लस स्टेट पे नहीं पहुँच सकते। हाँ, उससे पहले आप ए बी कुछ भी रीड कर सकते थे, तो आप सिंपली यहाँ पे ए स्टार भी लिख सकते हो, और अगर आप चाहो तो ए प्लस बी होल स्टार भी लिख सकते हो, यानी दोनों इक्विवेलेंट है, फ़र्क नहीं आएगा इसमें। ठीक है, ये भी मुनासिब है, ये भी मुनासिब है। ये इसलिए मुनासिब है कि अगर आप एक भी बी रीड कर लेते हो तो ऑफ कोर्स आप प्लस कर सकते हो, तो इसको आप छोड़ सकते हो, यहाँ पे बी आप छोड़ सकते हो। ठीक है, हाँ उसके बाद एक बी रीड करने के बाद आप एनी नंबर ऑफ ए बीज और ए जितने भी हैं वो रीड कर सकते हो। ठीक है, तो अगर ये दो इक्वेशन वो है रेगुलर एक्सप्रेशन, दोनों इक्विवेलेंट हैं, दोनों का मीनिंग सेम है, फ़र्क नहीं है। ठीक है, इसके अंदर हमने एक बी एक्स्ट्रा लगाया जो कि समझे कभी यूज़ नहीं होगा, और यहाँ पे उसको लगाने की हमें ज़रूरत नहीं थी। अब आप इसका एन एफ ए जो है बड़ी आसानी से ड्रा कर सकते हो। ठीक है, आपको पता है कि आपको माइनस से प्लस स्टेट तक पहुँचने के लिए एक बी रीड करना ज़रूरी है, और उस एक बी को रीड करने से पहले आप जितने मर्ज़ी ए रीड कर लें, यहाँ ए और बी भी लिख सकते हैं, सिर्फ ए लिखें तो ज़्यादा मुनासिब है। ठीक है, इसके कोरिस्पॉन्डिंग। अच्छा, और जब आपने एक बी रीड कर लिया तो उसके बाद आप ए या बी कुछ भी रीड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। ठीक है, मेरे ख्याल में इसकी भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने ऊपर वाली डायग्राम ड्रा की है। ये तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। इतनी मुश्किल चीज़ें नहीं है, बस थोड़ी सी हैं इसमें प्रैक्टिस चाहिए आपको, और इनसाइट थोड़ी अच्छी होनी चाहिए। जितनी आपकी प्रैक्टिस पिछली चीज़ों पे ज़्यादा होगी तो यहाँ आपको इंशाल्लाह इतना मसला नहीं होगा। ठीक है, यहाँ बहुत थोड़ी सी प्रैक्टिस के साथ आपको वो इनसाइट मिल जाएगी, लेकिन मेक श्योर कि आपने पिछले लेक्चर्स के अंदर उतनी मेहनत की हुई है। अब एग्ज़ाम वैसे भी सर पे हैं। ठीक है, तो 2 वीक से भी कम वक्त रह गया एग्ज़ाम के अंदर, तो हमारे पास इतना टाइम है नहीं है ज़ाया करने को। ठीक है, आप लोगों के पास। अगला क्वेश्चन है कि ट्रांसफॉर्म दिस एफ ए टू एन इक्विवेलेंट एन एफ ए, और अगेन इसका मतलब वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा एन एफ ए बनाना है जो कि एफ ए ना हो। ये एफ ए है क्योंकि इसके पास ए बी यानी हर स्टेट से 2 आउटगोइंग एजेस हैं ए और बी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला काम हमारा यही होगा। ये बड़ी आसान एग्जाम्पल से मैं शुरू कर रहा हूँ, अगले लेक्चर के अंदर एग्जाम्पल्स थोड़ी सी हार्ड हो सकती हैं। ठीक है, ये इसलिए शुरू कर रहा हूँ कि सारी क्लास इकट्ठी एक साथ हमारे साथ चले। कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको ये बहुत आसान लग रहा होगा। तो देखिए, आपको माइनस से प्लस स्टेट तक पहुंचने के लिए 2 एस को रीड करना तो कंपलसरी है, उसके बाद आप कुछ भी रीड कर सकते हो। ठीक है, तो हमने इसको और इसको हैंडल कर लिया। ये इन दो का मतलब ये है कि आप शुरू में जितने मर्जी बी रीड कर लो। ठीक है, तो आप जितने मर्जी बी रीड कर लो,
लेकिन अगर आप एक ए रीड करके फिर बी पे आ रहे हो, फिर एक ए रीड करके भी, तो आप बहुत ज़्यादा ए और बीज को रीड कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है। यहाँ देखें, हम इसमें ज़्यादा गहराई में नहीं जा रहे। हम ये नहीं कह रहे कि आप यहाँ पे दो एज का आना ममनू करार दे दें, क्योंकि ऑप्शनल पार्ट है। ठीक है, तो ये इट विल डू। ठीक है, तो अब इसको आप कैसे हैंडल कर सकते हैं कि आपको दो एज तो कंपलसरी है माइनस से प्लस स्टेट तक जाने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप एनी नंबर ऑफ एज और बीज को रीड कर सकते हो, और इनिशियली भी आप एनी नंबर ऑफ एज और बीज को रीड कर सकते हो। ठीक है, तो ये एक वो है, इक्विवेलेंट है। ये दोनों, ये एफ ए और ये रेगुलर एक्सप्रेशन एक ही लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करें। यहाँ थोड़ी कन्फ्यूजन बात बच्चों को हो सकती है कि दो एज अगर हम यहीं पे जो है एक्सेप्ट कर लेंगे तो ये क्या करेगा। भाई ये हम पहले बता रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा इसको यानी इतने ज़्यादा हम इसमें चेक्स नहीं लगा रहे। ठीक है, कि यहाँ पे दो एज एक्सेप्ट ना हो पाए। उसकी वजह यह है कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा और आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स हो जाएगी। आप कोई भी वर्ड यहाँ से डिराइव करके देख लीजिए। ठीक है, तो वो पार्ट होगा इस लैंग्वेज का। ठीक है, और इस एफ ए से भी वही एक्सेप्ट हो जाएगा। तो इसलिए चूँकि दोनों की लैंग्वेज सेम है, तो इसलिए जहाँ काम सिंपल तरीके से चलता हो वहाँ खाम में अपने लिए ज़्यादा मसाइल पैदा नहीं करने चाहिए। ठीक है, टास्क नंबर 4। अच्छा, यहाँ ये एक NFA-MT है। NFA-MT जो है, हमने पिछले लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि ये ऐसा नॉन डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा है जिसके अंदर एम्प्टी एजेस अलाउ होते हैं। वैसे हमारे पास एफएज में, चाहे वो NFA हो या DFA हो, एम्प्टी एजेस अलाउ नहीं होते, लेकिन ये एक स्पेशल टाइप ऑफ NFA है जिसके अंदर हम एम्प्टी एजेस को अलाउ कर रहे हैं, और ये भी सिर्फ NFA में। DFA के अंदर हम इसको अलाउ नहीं करते हैं, और हमने इसका देना है एक इक्विवेलेंट DFA। क्वेश्चन को समझना आधा सोल्यूशन होता है, बल्कि समझे आधे से ज़्यादा। अगर आप क्वेश्चन ही इनिशियली सही तौर पे नहीं समझ पाएँ तो आप जितनी मर्जी इखलास के साथ मेहनत कर लें तो आपका काम नहीं चलेगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को समझिए, लैंग्वेज को समझिए कि ये NFA-MT किस लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज कर रहा है। अगर आपने लैंग्वेज को समझ लिया, फिर DFA को ड्रा करना कोई भी बड़ी टास्क नहीं होगी हमारे लिए। देखिए, यहाँ से पहले आप देखें कौन कौन से स्ट्रिंग्स यहाँ से एक्सेप्ट हो सकते हैं। इनिशियल स्टेट है 1, फाइनल स्टेट है हमारे पास 4। तो इनिशियल से फाइनल तक हम दो एम्प्टी एजेस को रीड करके जा सकते हैं। इसका मतलब वी कैन जनरेट ए नल स्ट्रिंग, वी कैन एक्सेप्ट इट। ठीक है, अगर आप इस पाथ को फॉलो करें 1 2 3 एंड देन 3 to 4, तो आप सिर्फ एक ए को एक्सेप्ट कर सकते हैं। और ये जो दो एजेस है हमारे पास फ्रॉम 3 to 2 एंड देन बैक फ्रॉम 2 to 3, तो नल स्ट्रिंग concatenated with a, it becomes just a. So it is in fact a loop of a. It behaves like a loop of a. It's in fact a circuit, but it behaves like a loop of a. तो ये एनी नंबर ऑफ एज को जनरेट कर सकता है। इसका मतलब 2 एज भी जनरेट हो सकते हैं, एक्सेप्ट हो सकते हैं, 3 एज भी, 4 एज भी, एंड सो ऑन। तो इसकी अगर हम रेगुलर एक्सप्रेशन लिखना चाहें तो वी कैन राइट इट एज ए स्टार, एनी नंबर ऑफ एज। अच्छा, अब इसका सोल्यूशन क्या हो सकता है? देखें, आपके पास चूँकि नल स्ट्रिंग भी एक्सेप्ट हो रहा है, तो आपकी माइनस स्टेट, आपकी प्लस स्टेट ये सेम होनी चाहिए, ये तो कंपलसरी है। ठीक है, इसके बाद एनी नंबर ऑफ एज आप एक्सेप्ट कर रहे हो, और हम सपोज कर रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास अल्फ़ाबेट सेट के अंदर सिर्फ एक ही करैक्टर है जो कि हमें इस NFA-MT से भी पता चल रहा है। तो हमारी ये डायग्राम मुकम्मल हो गई, हमें इसमें कुछ और काम नहीं करना। हाँ, अगर हमारे पास अल्फ़ाबेट सेट के अंदर और एलिमेंट्स भी होते तो हमें मज़ीद इसके अंदर अल्ट्रेशन करनी पड़ती ए स्टार लैंग्वेज के लिए। इसका मतलब आप 20 को माइनस कर रहे हैं, यानी कोई भी 20 इसके अंदर नहीं आ सकता है। तो इनिशियल स्टेट, फाइनल स्टेट तो होगी क्योंकि आप नल स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। उसके बाद एनी नंबर ऑफ एज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। हाँ, अगर कोई भी रीड करेंगे तो आप एक डेड एंड स्टेट के अंदर जाएंगे। ठीक है, जहाँ से आप कभी रिटर्न नहीं हो सकते। आप इसको एम्प्टी स्ट्रिंग से, एम्प्टी सेट से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों से क्वेश्चन है कि क्या ये डायग्राम अब भी कंप्लीट हो गई है अगर अल्फ़ाबेट सेट के अंदर ए और बी दो एलिमेंट्स हों? क्या अब ये एक DFA बन चुका है?
कुछ स्टूडेंट्स ने यस कहा होगा, कुछ स्टूडेंट्स ने नो कहा होगा। जिन स्टूडेंट्स ने नो कहा है उनका जवाब दुरुस्त है। उसकी वजह यह है कि डीएफए के लिए हमारे पास एक कंडीशन है कि हर स्टेट से आउट गोइंग एजेस उतने ही होंगे और सिर्फ उतने होंगे, ना कम ना ज़्यादा, जितने अल्फ़ाबेट सेट के अंदर करैक्टर्स होंगे। तो अल्फ़ाबेट सेट की कार्डिनलिटी 2 है, ठीक है। तो इस वजह से यहाँ पर भी 2 आउटगोइंग एजेस यहाँ पे भी होंगे, ए और बी। ये हमेशा इधर ही घूमता रहेगा ताकि हम स्ट्रिंग को पूरा रीड कर लें। स्ट्रिंग को पूरा रीड करना ज़रूरी होता है, ठीक है। ऑफ कोर्स हमें पता है कि बी ए रिजेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप बी को रीड करके यहाँ पहुँचोगे। स्ट्रिंग ख़त्म नहीं हुआ। जब स्ट्रिंग ख़त्म नहीं हुआ तो आप कैसे डिसाइड करोगे? तो डीएफए के अंदर स्ट्रिंग को पूरा रीड करना ज़रूरी होता है, एनएफए के अंदर नहीं होता है। जो एनएफए का जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये चीज़ नहीं होती है। आप इनिशियल थे, यहाँ पे आपने बी को रीड करना था, बी के लिए कोई एज नहीं मिला, बस आगे सारा इनपुट रीड करने की ज़रूरत ही नहीं है। इनपुट क्रैश हो जाएगा और इसका अल्टीमेटली मतलब ये होगा कि आपका स्ट्रिंग रिजेक्ट हो गया, क्योंकि आप एक्सेप्ट स्टेट पे नहीं पहुंचे। एक्सेप्टेंस की सिर्फ एक ही कंडीशन है, ठीक है। ये एक और क्वेश्चन है। देखो आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन की कम्प्लेक्सिटी थोड़ी सी बढ़ती जाती है। आज के लेक्चर में तो फिर भी कुछ आसान क्वेश्चन है ताकि सारे बच्चे साथ चलें। कुछ बच्चों अभी भी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है इस हवाले से, तो इस वजह से ये एक एनएफए एमटी है। अगेन आपको इसको एक इक्विवेलेंट डीएफए के अंदर कन्वर्ट करना है। आपको याद होगा कि हमारे पास हमने पिछले एग्जांपल में भी बिल्कुल यही काम किया, लेकिन हमने पहले लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज़ किया। बाज़ दफ़ा एनएफए एमटी इतना कम्प्लेक्स होता है कि आपको लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज़ करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो क्या आप बैठे रहेंगे आधा घंटा, पौना घंटा? नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं करेंगे। हमने क्लीन थ्योरम के अंदर जो कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम पढ़ा था उसकी थीम हमारे बहुत काम आएगी, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम में हम अपनी डिमांड के मुताबिक थोड़ी बहुत चेंजेस करते रहते हैं, लेकिन वही कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम हूबहू वही हम यहाँ पे यूज़ करेंगे और ये हमें एक एनएफए एमटी से डीएफए बना के देगा। असल में कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम का काम ही यही है कि ये हमें एनएफए से डीएफए बना के देता है। अब देखिए कैसे। इनिशियल स्टेट हमारे पास कौन सी है? 1। तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे। अच्छा, आप चाहें तो यहाँ पे 3 को इंक्लूड कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि आप इनिशियल स्टेट से विदाउट रीडिंग एनी स्ट्रिंग वैसे भी 3 तक पहुँच सकते हैं। इसका मतलब 3 से भी स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो लॉजिकली अगर देखा जाए तो ये भी एक इनिशियल स्टेट बनती है। तो आप इन दोनों को कंबाइन भी कर सकते हैं और अगर आप सिर्फ 1 लिखें तब भी आपके आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा। आंसर में फ़र्क इसलिए नहीं आएगा क्योंकि जब आप 1 के एजेस को देखेंगे तो अल्टीमेटली वो 3 तक तो पहुंच ही जाएगा, तो आंसर में फ़र्क नहीं आएगा आपके, ठीक है। आप चाहें तो यहाँ पे 3 को इंक्लूड करें, चाहे ना करें, एल्गोरिथम आपको दोनों तरह की रियायत दे रहा है, ठीक है। तो जब दोनों तरह से हमारा रिजल्ट सेम आएगा तो हम इसको इंक्लूड नहीं करते ताकि हमारा काम आसान हो जाए। अब देखिए, स्टेट नंबर 1 से आप ए को रीड करके जहाँ जहाँ पहुँच सकेंगे वो आपके पास एक नई स्टेट बन जाएगी। तो आप 1 से ए को रीड करके पहुँच सकते हैं स्टेट नंबर 2 पे, और 1 से MTH के जरिए यहाँ गए और फिर ए को रीड करके 3 पे भी जा सकते हैं और 4 पे भी जा सकते हैं। तो 2, 3 और 4, और 4 चूँकि आपकी प्लस स्टेट है तो ये कंबाइंड स्टेट जो है विच इज़ इनफैक्ट अ सेट ऑफ 3 स्टेट्स, ठीक है। तो ये भी हमारे पास एक नई स्टेट आ जाएगी। अब स्टेट नंबर 1 से हमारे पास बी का एज हमने देखना है, और बी का एज हमारे पास है नहीं, यहाँ तो नहीं है, और यहाँ एम्प्टी स्ट्रिंग के जरिए जाएँ तो 3 का भी कोई बी का एज नहीं है, इसलिए आप समझें यहाँ बी का कोई एज नहीं बनेगा। अब ये प्रॉब्लम पहली दफ़ा आ रहा हुई है हमारे पास। पिछले कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम्स के अंदर ऐसी प्रॉब्लम हमारे पास नहीं थी। याद रखिए, इस प्रॉब्लम को डील इस तरीके से करना है कि हमें एक ऐसी स्टेट बनानी है जिसकी डेफिनेशन के अंदर कोई स्टेट नहीं होगी एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये असल में हमारे पास डेड एंड स्टेट होती है। आपको पता है एनएफए और एनएफए एमटी के अंदर हमारे पास, जिस तरह ट्रांजिशन ग्राफ के अंदर भी डेड एंड स्टेट्स का होना ज़रूरी नहीं है, वो हम ओमिट कर देते हैं। तो जब हम दोबारा से उनका डीएफए बनाते हैं तो वो स्टेट वापस आ जाती है। वो स्टेट वापस किस तरीके से आती है? इस तरीके से आती है, क्योंकि डीएफए के अंदर तो हमारे पास डेड एंड स्टेट्स होते हैं, ठीक है। तो चूँकि उस स्टेट की डेफिनेशन के अंदर कोई और स्टेट शामिल नहीं है, इसलिए वो एम्प्टी सेट से हम उसको करते हैं डिनोट। और डेड एंड स्टेट ऐसी स्टेट होती है कि जहाँ से आप दोबारा कभी निकल नहीं सकते, ठीक है। अच्छा, 2, 3, 4
अब ये हमारे पास स्टेट है, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3 और स्टेट नंबर 4। अब यहाँ से हमने दो एजेस देखने हैं, एक ए के लिए एक बी के लिए। तो अगर हम इन सबसे देखें तो स्टेट 2 से ए के लिए कोई एज नहीं है हमारे पास, स्टेट 4 से ए के लिए कोई एज नहीं है, स्टेट 3 से एजेस हैं। तो स्टेट 3 से ए का एक ऑप्शन तो यह है कि लूप के जरिए दोबारा स्टेट 3 पे आ जाएं, और दूसरा ऑप्शन ये है कि आप ए रीड करके 4 पे चले जाएं। तो आपके पास एक नई स्टेट बनती है 3, 4, जो कि प्लस स्टेट होगी क्योंकि उसकी डेफिनेशन में 4 है और 4 एक फाइनल स्टेट है। अब हम इन सब की बी के लिए एंट्री देख लेते हैं। तो 2 से हम बी रीड करके 3 पे जा सकते हैं, और 3 से बी आप रीड कर नहीं सकते, आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, 4 से बी रीड करके आप 4 या 1, तो 1, 3, 4 ये एक नई स्टेट बनेगी आपके पास, 1, 3, 4, और 4 चूँकि प्लस स्टेट है इसलिए इस स्टेट को भी हम प्लस स्टेट कह देंगे। तो ये कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम बहुत पावरफुल चीज़ है। ये आपको जहाँ आप फंस जाएंगे, किसी और तरीके से आपका काम नहीं चल रहा होगा, इन तरह के क्वेश्चंस के अंदर लैंग्वेज का पता नहीं चल रहा होगा, रेगुलर एक्सप्रेशन बहुत ज़्यादा उसकी जो है कम्प्लेक्स होगी, तो आप इस तरीके से उसको आसानी से डील कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास देखें स्टेट 1 को तो आपने इसकी डेफिनेशन में दोनों एजेस दे दिए, इस स्टेट को भी आपने दे दिए, स्टेट ये बाकी 3 स्टेट्स रह गई। तो स्टेट 3, 4 को अगर आप देखें तो 3, 4 में अगर आप देखें ए को हम रीड करके कहाँ जा सकते हैं, तो 4 का तो आउटगोइंग एज ए के लिए है ही नहीं, 3 का ही इनफेक्ट देखना है। तो 3 ए को रीड करके 3 और ए को रीड करके 4, तो 3, 4 वहीं पे आप जा सकते हैं। तो इट्स अ लूप, ठीक है, इट रिप्रेजेंट्स अ लूप। अगर हम बी की एंट्री देखें तो 3 के लिए बी की एंट्री नहीं है, हाँ 4 के लिए बी की एंट्री है, और वो क्या है, 4 या 1, ठीक है, 1 और 4। ये हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, यहाँ ए बी, यार यहाँ मैंने ए और बी दोबारा लिख दिया, मेरे ख्याल में सिर्फ ए लिखना था 3 और 4 के लिए। बी के लिए तो एंट्री हमने यहाँ पे डिफाइन कर ली है, ठीक है। 3 के लिए कोई बी का आउटगोइंग एज नहीं है, 4 के लिए था, और वो स्टेट नंबर 4 और स्टेट नंबर 1 दो पॉसिबिलिटीज़ थी, वो दोनों हमने इंक्लूड कर ली यहाँ पे, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे 1 और 4 की। तो 1 से आप ए रीड करके कहाँ कहाँ जा सकते हैं, 1 से ए रीड करके आप स्टेट नंबर 2 पे जा सकते हैं, और ये एम्प्टी एज है, तो इसके बाद 3 और 4, तो ये 2, 3 और 4 हो गया, और 4 से आप ए रीड कर नहीं सकते, तो आपके पास जो सेट आया है वो क्या है, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3 और स्टेट नंबर 4 का। तो आप 1, 4 से ए रीड करके यहाँ जा सकते हैं। बी रीड करके कहाँ जा सकते हैं, तो 3 का तो आउटगोइंग एज बी का है ही नहीं, तो 4 से 1 का कोई आउटगोइंग एज बी का नहीं है, 1 चूँकि 3 को भी एमटीएच के जरिए जा रहा है वो भी नहीं है, 4 के हमारे पास ऑप्शन सिर्फ 4 और 1 ही है, तो यहाँ एक और लूप होगा बी का। अब हमारे पास सिर्फ ये स्टेट रह गई 1, 3 और 4, ठीक है। यहाँ से हमने देखना है ए और बी के एजेस हमारे पास क्या हैं, तो 1 देखिए 3 और 4 से ए के एजेस हमारे पास 3 और 4 ही हैं, तो देखना सिर्फ रह गया 1 को। 1 से हम जा सकते हैं ए को रीड करके, देखें ये हमें स्टेट खुद बता रही है 2, 3, 4 पे, 3, 4 पहले से इंक्लूडेड है, 2 रह गया, तो 2, 3, 4, तो इसका मतलब ये एज आसान हो गया हमारे लिए काफ़ी। हमें सिर्फ इनकी 20 की एंट्रीज को देखना है। 1 की बी की एंट्री हमारे पास पहले भी नहीं थी, तो अब भी नहीं होगी, ठीक है, और 3 की बी की एंट्री हमारे पास पहले भी नहीं थी, अब भी नहीं होगी। 4 की बी की एंट्री में 1 और 4 आ रहा है, तो ये हो गया हमारे पास बी की एंट्री, ठीक है। तो अब आप चाहें तो इन स्टेट्स को नाम दे सकते हैं, स्टेट नंबर 1, यानी आप अब ये कम्प्लेक्स नेम्स के बजाय आप इनको कोई भी आसान सा नाम दे सकते हैं, ठीक है, ठीक है। स्टेट नंबर 1, स्टेट नंबर 2, स्टेट नंबर 3, स्टेट नंबर 4, स्टेट नंबर 5। कुछ कमी रह गई है, वो कमी क्या रह गई है कि हर स्टेट के लिए 2 एंट्रीज होनी चाहिए, और आपके पास ये जो थी नल स्टेट यानी डेड एंड स्टेट, उसके लिए 2 एंट्रीज नहीं हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, देखें नल स्टेट की एंट्री यहाँ पे नहीं है, तो ए और बी को रीड करके वो कहीं नहीं जाएगा। जब कहीं नहीं जाएगा और कहीं नहीं को हम कहते हैं एम्प्टी सेट, तो ये यहीं आ जाएगा, इसको हम स्टेट 0 का नाम दे देते हैं। तो अब हमारा ऑटोमेटा मुकम्मल हो गया। ये इक्विवेलेंट डीएफए है इस डायग्राम के लिए, ठीक है ना। तो बाज़ दफ़ा लैंग्वेज को आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है, और डेफिनेटली मुश्किल होता है, तो उस सूरत में ये कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम आपको काफ़ी हेल्प करता है, ठीक है।
अच्छा, टास्क नंबर 6 बहुत इजी है। कहते हैं गिव रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस NFA। ये NFA ही है क्योंकि एक तो ये कि प्लस स्टेट के लिए कोई आउटगोइंग एजेस नहीं है, और दूसरी बात ये कि बी के लिए 2 आउटगोइंग एजेस हैं, एक लूप और एक ये, तो NFA ही है। इनिशियली आपके पास ए और बी का लूप है, तो इट मीन्स A + B होल स्टार, और फिर एक बी को एक्सेप्ट करेंगे आप, एक बी को आप एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए, अगर आप बी को यहाँ से भी एक्सेप्ट करते हो, आप यहाँ पे पहुँच जाते हैं। ये वही प्रॉब्लम है जो पीछे आई, जहाँ बहुत बच्चे कुछ कंफ्यूज हो रहे होंगे। मैंने आपको पहले बताया था कि इट इज़ जस्ट द सेम, इसमें इतना मसला नहीं है। अब आपने इसको DFA के अंदर ट्रांसफॉर्म करना है। एक्सप्रेशन हमें पता चल गई कि क्या है, इसकी एक्सप्रेशन है A + B होल स्टार और B। हमने कहा था जहाँ भी आप फंस जाएं, आप कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम को फॉलो कर लें, ठीक है, तो आपका काम चल जाएगा। कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम बहुत पावरफुल चीज़ है। अब हम स्टेट्स को कोई ना कोई नाम दे देंगे, स्टेट नंबर 1 और ये स्टेट नंबर 2 फॉर एग्जांपल। तो स्टेट नंबर 1 से, जो कि आपकी इनिशियल स्टेट भी है, आप A रीड करके कहाँ जा सकते हो, उसी स्टेट पे, और B रीड करके आप कहाँ जा सकते हो, स्टेट नंबर 1 पे भी जा सकते हो और स्टेट नंबर 2 पे भी जा सकते हो, ठीक है। इसके तो दोनों एजेस हो गए, चलिए यहाँ पे A लिखना था। अब बारी आ गई इन दो की। तो स्टेट नंबर 2 पे तो आप कहीं नहीं जा सकते, ठीक है, इसका तो कोई आउटगोइंग एज A और B का है ही नहीं। तो असल में स्टेट 1 का जो आउटगोइंग एज होगा वही हमें लिखना है। तो स्टेट 1 से A रीड करके आप स्टेट 1 पे जा सकते हो, और B रीड करके भी आप दोबारा से इधर आ सकते हो, यानी स्टेट 1 पे, ठीक है। ये तो ये एक इसका आंसर हो सकता है, ठीक है। तो जब तक आप B एट द एंड रीड नहीं करेंगे, ये एक्सेप्ट नहीं होगा। उससे पहले आप कुछ भी करते रहें, ठीक है। ये आपके रिक्वायर्ड DFA है, ठीक है। तो ये कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम, बस इसको याद रखिएगा, ये आपकी बहुत हेल्प करेगा। इसमें जितनी आप महारत हासिल कर सकते हैं कर लें। कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम सिर्फ यही नहीं है, बहुत सारे हैं, लेकिन चूँकि हम अभी पिछले 1-2 हफ्तों से जो कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम पढ़ रहे हैं वो यही है, तो इसलिए मैं सिर्फ इसको कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम के तौर पे ही रेफर कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें हम अपनी मर्जी के मुताबिक चेंजेस करते आए हैं, एडिशन के लिए अलग, कॉन्केटिनेशन के लिए अलग, स्टार के लिए अलग, और यहाँ पे थोड़ी बहुत और हम चेंजेस कर रहे हैं क्योंकि हमें बाज़ डेड एंड स्टेट को भी हैंडल करना पड़ता है, ठीक है। तो वो हम अपने तौर पे उस पर चेंज करते हैं, लेकिन बेसिक थीम उसकी एक है कि स्टेट्स को किस तरीके से हमने लेके चलना है, ये सेम होता है सब में। अच्छा जी, गिव रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर दिस। तो रेगुलर एक्सप्रेशन तो इसकी बहुत इजी, और फिर हम इसको DFA में भी कन्वर्ट करेंगे। देखें, जो पार्ट कंपलसरी है, जो स्ट्रिंग्स वो हैं AA या BA, तो AA + BA ये तो कंपलसरी है, इनमें से कोई एक। उसके बाद ये वाला सर्किट ऑप्शनल है। तो सर्किट जो चीज़ ऑप्शनल होती है, चाहे वह लूप हो या सर्किट हो और इस तरह का इंडिपेंडेंट हो, तो हम उसको स्टार के जरिए ज़ाहिर करते हैं। अब इसमें अंदर क्या है, देखें, BA और AA, तो अगेन AA + BA। और आसान तरीका इनकी कन्वर्जन का ये है आपके पास कि आप इनको कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम के ज़रिए सॉल्व कर लें। हम कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम पे इतना एम्फेसाइज इसलिए कर रहे हैं कि ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप जहाँ फंस जाएंगे तो ये आपको आंसर ला कर देगा, ठीक है। अच्छा, इसको हम कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम से सॉल्व करते हैं, फिर इसके बाद इसका मैं एक और सोल्यूशन बताता हूँ आपको, जो कि बड़ा इजी सा इसका सोल्यूशन है, ठीक है। और वो बिल्कुल यही होगा, ठीक है ना। स्टेट नंबर 1 से आप स्टार्ट करेंगे, A रीड करके आप पहुंच सकते हैं स्टेट नंबर 2 पे, और B रीड करके भी वहीं पहुंच सकते हैं, सो नो चेंज। स्टेट नंबर 2 से आप A रीड करके पहुंच सकते हैं इस स्टेट पे, और B रीड करने के लिए आपके पास कोई एज नहीं है, तो आप एक डेड एंड स्टेट पे जाओगे, ठीक है। 3 से A B रीड करने के बाद आपके दोनों एजेस यहाँ पे मौजूद हैं। इसको कंप्लीट करने के लिए आप यहाँ भी A B मेंशन कर दो, आपका आंसर आ गया, ठीक है।
कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम में आपको आंसर दे दिया बड़ी आसानी से। अब आपको बता रहा हूँ कि इसको आप और किस तरीके से बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, आंसर आपको यही आता। देखें इस क्वेश्चन के अंदर डिटर्मिनिज्म कहाँ कहाँ वायलेट हुआ है। देखें एक तो ये कि 2 एजेस होने चाहिए, तो 2 एजेस तो यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे तो कोई कंडीशन DFA की वायलेट नहीं हुई है। स्टेट नंबर 3 पे देखें 2 एजेस होने चाहिए A B के और दोनों पे लेबल अलग होने चाहिए, ठीक है। यहाँ सिर्फ वायलेट हो रही थी कि A के लिए तो एज था, B के लिए एज नहीं था। तो B के लिए एज के लिए आप सिंपल ये करते कि इधर ही अगर डेड एंड स्टेट बना देते तो देखें आपका ये वाला आंसर और ये वाला आंसर सेम है, ठीक है। तो बाज़ दफ़ा क्वेश्चन बहुत इजी होगा, वो आप वैसे भी कर सकेंगे उसको देखकर, अगर इतनी इंसाइट है आपकी, इतनी आपको इसकी समझ है। लेकिन कभी कभी ऐसा होगा कि आप के लिए मुश्किल हो जाएगी इस तरीके से इसको सॉल्व करना, तो फिर आपकी कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम हेल्प कर लेगा, आंसर आपको वही मिलेगा, ठीक है। फिर ये डिपेंड करता है स्टूडेंट टू स्टूडेंट। बाद स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ें बहुत आसान लग रही होती हैं, दूसरे स्टूडेंट्स को कुछ चीज़ें मुश्किल लग रही होती हैं। तो चाहे स्टूडेंट बहुत इंटेलिजेंट है, चाहे स्टूडेंट थोड़ा सा कमज़ोर है, दोनों के लिए ऑप्शन है हमारे पास, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है, ठीक है। तो जिन स्टूडेंट्स को इतनी ज़्यादा इंसाइट अभी भी इसमें नहीं है किसी भी वजह से, तो वो कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम में महारत हासिल करें, उनके बहुत से प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ देख लीजिए इसकी भी रेगुलर एक्सप्रेशन हमें बतानी है, तो देख लेते हैं। और इसका हमें फिर बनाना है DFA। तो कि DFA तो अगेन यहाँ देखें कंडीशन कहाँ कहाँ DFA की वायलेट हो रही है, उसको हम हैंडल कर लेंगे। A B 2 ही एजेस होने चाहिए थे, यहाँ भी A और B 2 ही एजेस होने चाहिए थे। B के लिए एज है, A के लिए नहीं है, तो आप यहाँ एक डेड एंड स्टेट लगा दें और आपका काम हो जाएगा। तो इस और कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम से भी यही आंसर आएगा। तो इसको तो मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, हम तो सिर्फ इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। और इससे ज़्यादा हम इस क्वेश्चन को नहीं देखेंगे। देखें जो माइनस से प्लस तक का पाथ है वो तो आप वैसे ही लिखोगे, ठीक है, उसको तो फॉलो होना ही होना है, वो B स्टार A B स्टार और A है। इसके बाद ये जो पोर्शन यहाँ से आके वापस इधर तक आ रही है, एक सर्किट है, और सर्किट को आप स्टार में लिख सकते हैं। और सर्किट का पाथ क्या है, B और उसके बाद वही B स्टार A B स्टार और फिर A। तो ये आपकी रेगुलर एक्सप्रेशन हो गई। तो रेगुलर एक्सप्रेशन इनकी इतनी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा आप देख लीजिए कि बिहेवियर किस तरीके से है इसका। अच्छा ये मैं सपोज कर रहा हूँ कि आप लोग माशाल्लाह इतने ईमानदार और इतने अच्छे और इतने समझदार और बात मानने वाले हो कि वीडियो को रोक कर पहले क्वेश्चन खुद सॉल्व कर रहे हो, ताकि आप अपनी असेसमेंट भी कर सको कि एग्ज़ाम के लिए आप कितने प्रिपेयर्ड हो, और ये भी असेसमेंट कर सको कि आपको कितनी समझ आई है और ख़ुद से कितना आप सॉल्व कर सकते हो, कितनी आगे तक जा सकते हो, कितने पानी में हो आप, ठीक है ना। और अगर आप सिर्फ सोल्यूशन देख लोगे और उसको कहोगे हाँ जी समझ में आ गया, तो जब आपके पास क्वेश्चन खुद से आएगा एक नया क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर, उसमें आपको डेफिनेटली प्रॉब्लम होगी। तो उस प्रॉब्लम से बचने के लिए आप इस एडवाइस पे अमल करो, ठीक है। आज की आखिरी टास्क है टास्क नंबर 9, रेगुलर एक्सप्रेशन आपने इसकी देनी है। तो पहले तो देखें कि माइनस से प्लस स्टेट तक जाने के लिए आपके पास पॉसिबल क्या क्या है, वो है आपके पास इधर A और AB। तो A और AB को रीड करके आप माइनस से प्लस स्टेट पे जा सकते हो, ये तो हमें पता चल गया। इसके बाद ये जो पोर्शन है, यानी A और AB को हमने कंबाइनली यहाँ लिख दिया। ये आपके पास अगेन एक सर्किट की तरह बिहेव कर रहा है, जो स्टार्ट B से होगा और उसके बाद वही A या AB। तो BA प्लस BAB हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और हम चाहें तो B को A प्लस AB इस तरह भी लिख सकते हैं। इट्स जस्ट द सेम, शुरू में वही A प्लस AB होगा, ठीक है। तो ये इसकी रेगुलर एक्सप्रेशन है। अच्छा आप चाहो तो इसको थोड़ा सा अल्टर कर सकते हो। अल्टर इस तरह से कर सकते हो कि ये एज सिर्फ ये बता रहा है कि आप माइनस से एक A रीड करके भी प्लस स्टेट पे पहुंच सकते हो, और उस A के बाद आप B भी रीड कर सकते हो, तब भी आप प्लस स्टेट पे पहुंच जाओगे। तो अगर आप इस पूरे एज को रिमूव कर दो और इसको प्लस स्टेट बना दो, तो लैंग्वेज पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये इक्विवेलेंट है, ठीक है ना। तो अब देखें तो A या AB रीड करके आप प्लस स्टेट पे पहुंच सकते हो, और उसके बाद एक B और फिर दोबारा से A रीड करके पहुंच सकते हो, या इस A के साथ एक B मिला के प्लस स्टेट पे पहुंच सकते हो, जिसको हमने A प्लस AB लिखा है। इट्स जस्ट द सेम, ठीक है। DFA इसका जहाँ तक बनाने की बात है, तो हाँ यहाँ इसके DFA को हमें
सॉल्व करना पड़ेगा कंस्ट्रक्टिव एल्गोरिथम से, क्योंकि यहाँ पे ये कंडीशन वायलेट हो रही है। सिर्फ डेड एंड स्टेट का मसला नहीं है, सिर्फ डेड एंड स्टेट का मसला हो तो इजी है, लेकिन जहाँ डेड एंड स्टेट के मसले के अलावा और मसले हों तो हम उसको हल करेंगे। ये स्टेट नंबर 1, ये स्टेट नंबर 2 और ये स्टेट नंबर 3। स्टेट नंबर 1 से आप ए रीड करके कहाँ कहाँ पहुँच सकते हो, स्टेट नंबर 2 और 3 पे पहुँच सकते हो, और 3 हमारे पास स्टेट है प्लस। और स्टेट नंबर 1 से हमारे पास बी तक पहुँचने के लिए कोई भी स्टेट नहीं है, सो दैट विल बिकम अवर नल स्टेट, जिसके अंदर ए बी का लूप यहाँ पे ये बाय डिफ़ॉल्ट है। 2 और 3 से ए रीड करके, लेकिन 2 से आप ए रीड नहीं कर सकते, 3 से भी आप ए रीड नहीं कर सकते। जब नहीं कर सकते तो सॉरी आप यहाँ पे आ जाएंगे सिर्फ ए के लिए, ठीक है। हाँ, आप 2 और 3 से बी रीड कर सकते हो, तो 2 से बी रीड करके आप पहुंचोगे 3 पे, और 3 से बी रीड करके आप पहुंचोगे 1 पे, तो आपके पास एक नई स्टेट बनेगी 1 3, जो कि आपकी बी रीड करके आएगी। 1 3 को अगर आप देखें तो 1 के लिए तो आपके पास बी के लिए कोई है ही नहीं। हाँ 1 से आप ए रीड करके कहाँ कहाँ जा सकते हो, 1 से आप ए रीड करके 2 पे भी जा सकते हो और 3 पे भी जा सकते हो। हाँ 1 और 3 से ए रीड करके आप कहीं नहीं जा सकते, ठीक है। तो 2 3 इसका आंसर है हमारे पास ए के लिए। और जहाँ तक बात है बी की 1 और 3 के लिए, ठीक है, तो 1 से बी रीड करने का ऑप्शन नहीं है। हाँ 3 से बी रीड करने का ऑप्शन है, और 3 से बी रीड करके आप 1 पे जा सकते हो, तो 3 से बी रीड करके आप स्टेट नंबर 1 पे जा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका पॉसिबल सोल्यूशन है, ये भी प्लस स्टेट। अब इनको नाम आप Z1 Z2 जो भी नाम देने हैं, तो नामों से हमारा कंसर्न नहीं है। हमारा काम सिर्फ ये था कि DFA बन जाए, चाहे स्टेट्स के अंदर नाम मल्टीपल हों या वो एक सिंगल स्टेट हो, वो हमें उससे कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है। तो लेक्चर आपका एंड हो गया है। इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो आप लोग ग्रुप पे पूछ लें, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो ये पूछना आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। एग्ज़ाम में सिर्फ अभी तकरीबन 1.5 हफ्ता रह गया, ठीक है। और अगले वीक के लास्ट लेक्चर में हमारा एक 50 मिनट्स का ग्रेडेड क्विज़ होगा क्लास टाइमिंग के अंदर ही। जो बच्चे यहाँ फिज़िकल होंगे वो फिज़िकली अटेम्प्ट कर रहे होंगे, और जो बच्चे ऑनलाइन होंगे क्विज़ उसी टाइम पे उनके लिए खुल जाएगा, और सिर्फ उसी टाइम पे खुलेगा। तो उनको ऑनलाइन होना पड़ेगा, अपने कनेक्टिविटी इश्यूज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए बच्चों अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।